हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी के कोर्स का जो पेपर 2 है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है और वो है स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स फ्यूचर। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका पतन जो है वो क्या है, कैसे होता है, या जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन संबंधी जो बात है वो क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जो है इसके पतन और उत्थान से संबंधित जो विवाद है, जो व्यवहारवाद के बाद जो है वो इसकी शुरुआत हुई और तो उसमें विचारकों के द्वारा जो मतभेद आया और कुछ विद्वानों के द्वारा यह कहा जाने लगा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका पतन हो गया है और इस तरह से वह जो है वो डिक्लाइन की अवस्था में चला गया है, उसमें कोई नए जो है विचार जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो 1951 के एक जर्नल जो एक है और जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो पॉलिटिक्स, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स के एक अंक में डेविड ईस्टन ने अपने एक लेख में द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी तथा 1953 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के अंक में कब्बन विचारक हैं ने अपने लेख द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की थी। डेविड ईस्टन और कब्बन ने राजनीतिक चिंतन की परंपरा में डिक्लाइन में ह्रास को ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन का नाम दिया है। डेविड ईस्टन और कब्बन ने राजनीतिक चिंतन की परंपरा में ह्रास को ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन का नाम दिया है। ये विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं और उनका मानना है कि मार्क्स तथा जेएस मिल के बाद अब तक कोई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक नहीं हुआ। राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन प्रायः सामाजिक उथल पुथल तथा परिवर्तन के काल में होता है, परंतु 20वीं सदी के मध्य सामाजिक संघर्ष तथा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तनों के बावजूद पूरे विश्व में कहीं भी राजनीतिक चिंतन का विकास जो है वो नहीं हो सका। और कब्बन और ईस्टन जैसे विद्वानों का यह मत है कि आधुनिक विश्व में मौजूद परिस्थितियां राजनीतिक चिंतन के परंपरा के मार्ग में अवरुद्ध करती हैं। और कब्बन शक्तिवादी राजनीति को राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का कारण मानते हैं। तब जब राजनीतिक शक्ति संघर्ष में बदल जाती है तब सिद्धांतों का पतन हो जाता है, जैसे रोम साम्राज्य के दिनों में हुआ था। कब्बन का ये कहना है। ईस्टन, कब्बन, लासवेल तथा अन्य विद्वान इस बात पर सहमत नहीं है कि राजनीति सिद्धांत के ह्रास के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जो हैं वो इस सिद्धांत के ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं। फिर भी वो सामान्यतः कुछ ऐसी परिस्थितियों के संबंध में सहमति दिखाई देते हैं जिसमें है कुछ प्रत्यक्षवाद, जिनके कारण मतलब किस वजह से राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है या हो रहा है या ह्रास हुआ है, तो उसका जो कारण बताते हैं उसमें ये बताते हैं कि प्रत्यक्षवाद के कारण हुआ, दूसरा इतिहासवाद के कारण, नैतिक सापेक्षवाद के कारण तथा तथ्य पर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया। जब व्यवहारवाद आया तो उसमें राजनीतिक परंपरागत राजनीति को छोड़कर जो है वो राजनीति को विज्ञान बनाने की जो है जो प्रयास किया गया, जिसके कारण इसका पतन हुआ है। और शक्तिशाली जो राजनीति है उसके कारण। तो ये कुछ जो चीजें हैं इनकी वजह से जो है राजनीतिक सिद्धांत का जो है वो पतन माना गया। ऐसा कब्बन, डेविड ईस्टन तथा लासवेल जैसे जो विचारक हैं वो मानते हैं, इन परिस्थितियों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। आधुनिक युग में इतिहास पर आधारित सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। आधुनिक युग में मानव व्यवहार तेजी से बदलते हैं या परिवर्तित होते हैं और इतिहास के आधार पर
आधार पर जो राजनीति थी वह अब अपनी पहचान जो है वो खो दी है। और सेबाइन, डनिंग, मैकवेलन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांतों की उत्पत्ति जिन परिस्थितियों में हुई है वैसी परिस्थितियां आज के युग में नहीं है। आज के युग में नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का युग है और रूसों की सामान्य इच्छा का आज के युग में कोई भी महत्व नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत में आवश्यकता से अधिक तथ्यों पर बल दिया गया, जिसके कारण राजनीति के स्पष्ट मौलिक जो सिद्धांत थे, सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं हो पाया। यह सभी अव्यवहारिक साबित हो गए। इससे भी इस सिद्धांत का पतन हुआ। सभी परंपरावादी अपने युग से सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत का प्रतिपादन करने में सफल रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में सभी सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सके हैं। परंपरावादी संतुलित दृष्टिकोण भी नहीं अपना सकते थे। इस कारण भी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। आधुनिक युग में राजनीतिक मूल्यों का पतन होने से राजनीतिक सिद्धांत का पतन होना जो है वो संभव हुआ। राजनीति में नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है। राजनीति में बार बार नए मूल्यों की स्थापना रद्दो बदल करने से भी सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। राजनीति का पालन नैतिकता के बल पर ही संभव है। राजनीति मूल्यों को एक सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता। राजनेताओं का शासन प्रणालियों राजनीतिक दलों में मूल्यों के लिए सहयोग नहीं पाया जाता। इस कारण भी राजनीतिक सिद्धांत की निष्क्रियता साबित होती जाती है और इसके सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में काफी अंतर पाया जाता है। पश्चिमी देशों में जो मूल्य हैं उसे सर्वव्यापक मान लिया गया है और यही कारण है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की गई है। हद से ज्यादा तथ्य पर जोर देने के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन की ओर अग्रसर है, क्योंकि मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत संभव नहीं है। 19वीं सदी के मध्य से और विशेष रूप से 20वीं सदी में राजनीति शास्त्र में प्रत्यक्षवाद के बढ़ते हुए प्रभाव तथा अपनी राजनीतिक विचारधारा के संबंध में पश्चिमी देशों में पाए जाने वाले संतोष की स्थिति के चलते डेविड ईस्टन, कब्बन तथा अन्य द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात उठाई गई, किंतु कई विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत की ह्रास की बात को स्वीकार नहीं की और उनके अनुसार यह कहना उचित नहीं होगा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मृत हो गया है या समाप्त हो गया है, उसका पतन हो गया है या वह अपने ह्रास की अवस्था में है। राजनीतिक सिद्धांत की ह्रास की बात करने वाले विद्वानों में राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक दर्शन को एक मानने की भूल है। एशियाई बर्लिन जैसे विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात का जोरदार खंडन किया है। ईसाई बर्लिन समकालीन राजनीतिक शास्त्र में दार्शनिकों द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादन की परंपरा का ह्रास हुआ। वह कार्य राजनीति शास्त्रियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपने विषय क्षेत्र में पढ़ने वाले विषयों की समझदारी के लिए परिष्कृत अध्ययन पद्धतियां विकसित कर ली हैं। इसके अतिरिक्त परंपरागत अर्थ में भी राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात करना उचित नहीं है। प्रत्यक्षवादी अध्ययन प्रणाली का विरोध करते हुए परंपरागत राजनीतिक चिंतन की धारा का जोरदार समर्थन किया है और ईसाई बर्लिन जो हैं तथा लियो स्ट्रॉस दोनों विद्वानों ने प्लेटो तथा एरिस्टोटल जैसे चिंतकों द्वारा उचित राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में प्रतिपादित जो विचार हैं की महत्ता को स्वीकार करते हुए उन्हें मानवीय समाज की वर्तमान परिस्थितियों में लागू करने के पक्षधर रहे हैं। लियो स्ट्रॉस प्रत्यक्षवादी आंदोलन का एक अन्य महत्वपूर्ण विरोधी है। उसने यह विचार दिया है कि परंपरागत राजनीतिक चिंतन या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की प्रक्रिया चल रही है।
और इस धारा को रोका नहीं जा सकता। दर्शन में अभिरुचि में कमी आई है। वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत का दर्शन के संबंध में विच्छेद हो रहा है। राजनीतिक एवं दर्शन के बीच सीमा रेखा भी खींची जा रही है। दर्शन में अभिरुचि की कमी तथा दर्शन के बीच सीमा में पुनः निर्धारण का अर्थ राजनीति सिद्धांत का ह्रास नहीं है। और इस तरह से शाइबर्लिन तथा जो लियो स्ट्रॉस हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि राजनीति सिद्धांत का ह्रास हो गया है। और उन्होंने फिर से यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास नहीं हुआ, बल्कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें फिर से मूल्यों का जो है उसका पुनरुत्थान जो है वो हुआ है। और इस बात का उन्होंने समर्थन किया है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि 1950 के दशक में जो राजनीतिक वैज्ञानिक जो थे उनके बीच एक विवाद चल पड़ा कि क्या वर्तमान युग में कोई नया सिद्धांत डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो इसका भविष्य क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का भविष्य जो है वो क्या है। और 1953 में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जो थे डेविड ईस्टन, उन्होंने अपनी बहुत चर्चित जो उनकी जो कृति थी द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो है राजनीतिक प्रणाली या राजनीति विज्ञान की दशा का अन्वेषण के अंतर्गत यह दावा किया कि परंपरागत जो प्राचीन राजनीतिक चिंतन था, सिद्धांत था, कोरे चिंतन मनन पर आधारित है और उसमें राजनीति यथार्थ के गहन निरीक्षण का नितांत अभाव है। अतः राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए चिरसम्मत ग्रंथों और राजनीतिक विचारों के इतिहास की परंपरा से मुक्त करने की आवश्यकता है। ईस्टन ने लिखा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत उथल पुथल की देन है जो बीते हुए युगों के इतिहास की विशेषता रही है। प्लेटो पूर्व यूनान 15वीं शताब्दी में, इटली 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में ऐसी उथल पुथल के कारण ही राजनीतिक चिंतन को पनपने का अवसर मिला। समकालीन राजनीति समाज में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। ईस्टन ने लिखा कि मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल के बाद कोई महानतम दार्शनिक जो है वो पैदा नहीं हुआ। अतः पराश्रितों की तरह एक शताब्दी पुराने विचारों से चिपके रहने से क्या फायदा। इसलिए जो है उन्होंने जो पुरानी परंपरागत राजनीतिक पद्धतियां थी उसका विरोध किया। और ईस्टन ने तर्क दिया कि अर्थशास्त्रवेताओं तथा समाज वैज्ञानिकों ने तो मनुष्य के यथार्थ व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया, परंतु राजनीतिक वैज्ञानिक इस मामले में पीछे रह गए, जिसने फैसिज्म तथा कम्युनिज्म, साम्यवाद के उदय और अस्तित्व की व्याख्या देने के लिए उपयुक्त अनुसंधान उपकरण भी विकसित नहीं कर पाए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अर्थशास्त्रवेताओं, समाज वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने निर्णयन प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सक्रिय भूमिका निभाई है, परंतु राजनीतिक वैज्ञानिकों को किसी ने नहीं पूछा ही नहीं। अतः ईस्टन ने राजनीति वैज्ञानिकों को यह सलाह दी कि वह अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का निर्माण करना चाहिए ताकि उन्हें भी निर्णयन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्थान मिल सके। ईस्टन ने तर्क दिया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया, परंतु आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों के विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं है। मूल्य तो व्यक्तिगत और सामूहिक अधिमान्यताओं का संकेत देते हैं जो किन्हीं विशेष सामाजिक परिस्थितियों को जन्म देता है और उन्हीं परिस्थितियों के साथ जुड़ी रहती है। समकालीन समाज अपने लिए उपयुक्त मान्यताएं एवं उन्हीं परिस्थितियों के साथ जुड़ी रहती है। समकालीन समाज अपने लिए उपयुक्त मान्यताएं
स्वयं विकसित कर लेता है और राजनीतिक वैज्ञानिकों को केवल राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में कार्य कारण सिद्धांत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। डेविड ईस्टन ने 1.5 दशक बाद अपना दृष्टिकोण बदल दिया और 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण व्याख्यान के अंतर्गत ईस्टन ने राजनीति विज्ञान की व्यवहारवादी क्रांति को एक नया मोड़ दिया और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी। परंतु डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर अनुपयुक्त विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान क्या रूप देने की मांग की और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं के समाधान में लगाने पर बल दिया। मतलब यह है कि डेविड ईस्टन समकालीन समाज पर छाए हुए संकट को पहचाना और उसके निवारण के लिए राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थान की आवश्यकता को अनुभव किया। 1950 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास या पतन के बारे में जो विवाद चल रहा था, उसके संदर्भ में अनेक समकालीन विचारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अल्फ्रेड कॉबन ने 1953 में ही पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित लेख के अंतर्गत यह तर्क दिया कि समकालीन समाज में ना तो पूंजीवादी प्रणाली में ना राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है, ना साम्यवादी प्रणालियों में। पूंजीवादी प्रणाली उदार लोकतंत्र के विचार पर आधारित है, परंतु आज के युग में लोकतंत्र का एक भी सिद्धांतकार विद्यमान नहीं है। फिर भी इन प्रणालियों को एक विस्तृत अधिकार तंत्र, आधिकारिक तंत्र और विशाल सैन्य तंत्र जो है वो हावी हो गया है, जिससे कि राजनीति सिद्धांत की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह गई है। दूसरी ओर साम्यवादी प्रणाली में एक नई तरह के दलीय संगठन और छोटे से गुटतंत्र का वर्चस्व है। अतः इनमें भी राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। कॉबन ने तर्क दिया कि हेगल और मार्क्स की दिलचस्पी तो सृष्टि के एक छोटे से हिस्से में थी। हेगल का सरोकार क्षेत्रीय राज से था तो मार्क्स का सरोकार सर्वहारा वर्ग से था। ये दोनों अपनी अपनी मान्यताओं संदर्भ में मनुष्य को नियति का पता लगाना चाहते थे, परंतु समकालीन राजनीति इतने विविध समूहों और इतने विशाल जन समुदाय के साथ जुड़ी है कि हेगल और मार्क्स के वैचारिक ढांचे की सहायता से विश्लेषण या मार्गदर्शन संभव नहीं रह गया है। इधर तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने यह तर्क दिया कि केवल वैज्ञानिक पद्धति से ही विश्वस्त ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। इन पद्धति से जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता वे प्रश्न ही निरर्थक हैं। चूंकि वैज्ञानिक पद्धति से मूल्यों की जांच नहीं की जा सकती, इसलिए इन पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन में योगदान दिया। इन सब परिवर्तनों के बावजूद कॉबन ने यह आशा व्यक्त की है कि सारा खेल खत्म हो गया है। राजनीति विज्ञान को उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनका उत्तर देने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की तर्क प्रणाली असमर्थ रही है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान की विवेकपूर्ण निर्णय के मापदंड विकसित करने चाहिए और इन्हीं से राजनीति विज्ञान का अस्तित्व सार्थक हो सकता है। और फिर सिमोर मार्टिन लिप्सेट ने 1959 में अपनी चर्चित कृति पॉलिटिकल मैन राजनीतिक मानव के अंतर्गत यह तर्क दिया कि समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले से ही तय किए जा चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तम समाज की युगों पुरानी तलाश अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने उसे पा लिया है। वर्तमान लोकतंत्र का सक्रिय रूप ही उस उत्तम समाज की निकट अभिव्यक्ति है। अतः अब इस पर आगे बहस करना बेकार है। इस तरह लिप्सेट ने भी राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया।
देखा जाए तो राजनीति सिद्धांत का पतन का दावा करने वाले विचारक राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप देने के लिए राजनीतिक अन्वेषण की दार्शनिक परंपरा से नाता तोड़ने की वकालत करते हैं, परंतु राजनीतिक दर्शन में आस्था रखने वाले विचारकों ने उनके इस दावे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। और लियो स्ट्रॉस ने 1962 में राजनीतिक दर्शन के महत्व को रेखांकित किया है और यह तर्क दिया कि राजनीति का नया विज्ञान ही उसके ह्रास का यथार्थ लक्षण है। इसने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाकर मानकीय विषयों को चुनौती की जो उपेक्षा की गई है, उसे पश्चिमी जगत के सामान्य संकट का संकेत मिलता है। इसने उस संकट को बढ़ावा दिया है। स्ट्रॉस ने लिखा है कि राजनीति का अनुभवमूलक सिद्धांत समस्त मूल्यों की समानता की शिक्षा देता है। इस बात पर विश्वास नहीं करता कि कुछ विचार संभवतः उच्च कोटि के होते हैं और कुछ स्वभावतः निम्न कोटि के होते हैं। वह यह भी नहीं मानता कि सभ्य मनुष्यों और जंगली जानवरों में कोई तात्विक अंतर होता है। इस तरह से यह अनजाने में स्वच्छ जल को गंदे नाले के साथ बहा देने की भूल करता है। इसी विवाद को आगे बढ़ाते हुए दांते जर्मिनो ने 1967 में प्रकाशित कृति बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत विचारधारा से परे राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान के अंतर्गत यह तर्क दिया कि अधिकांशतः 19वीं शताब्दी और आरंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के दो कारण थे। पहला कारण प्रत्यक्षवाद का उदय, जिसमें विज्ञान के उन्माद से मूल्यों को परे रख दिया गया, और दूसरा राजनीतिक धाराओं का प्रधाय जिनका पूर्ण विकसित रूप मार्क्सवाद के रूप में सामने आया। परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। अनेक समकालीन विचारकों ने राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा दी है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को बल मिला था। इन विचारकों में माइकल ऑकशॉट, अन्ना हरेंट और ब्रेटा द जुअलनेल, लियो स्ट्रॉस तथा एरिक बोएग्लिन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आगे चलकर क्रिश्चियन बेब, हर्बर्ट मार्क्यून्जे, जॉन रॉल्स, सीबी मैफरसन, यूर्गेन्स हेबरमास, एलन डेयर, मैकिटायर और माइकल वाल्जर इत्यादि के नाम जो है वो महत्वपूर्ण कृतियों ने राजनीतिक दर्शन की परंपरा को फिर से समृद्ध किया है। जर्मिनो ने यह तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका को समझने के लिए उसे राजनीतिक दर्शन के रूप में पहचानना चाहिए। यह उन सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन है जो मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व को सही रूप में ढालना चाहते हैं। अतः इसका सरोकार उचित अनुचित के प्रश्न से है। यह व्यवहारवादी विज्ञान नहीं है, जिसमें हर बात को ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के स्तर पर लाकर छोड़ दिया जाता है। यह किसी भी राय पर आधारित विचारधारा भी नहीं है। इसमें तथ्यों के ज्ञान के साथ साथ अंतर्दृष्टि भी आ जाती है, जिसके आधार पर यह ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसका सरोकार मनुष्य के चिरंतन समस्याओं से है, जिसका सामना उसे अपने सामाजिक अस्तित्व के दौरान करना पड़ता है, और इस तरह से कोई भी राजनीतिक दर्शन अपने युग के राजनीतिक संघर्ष के प्रति उदासीन नहीं रह सकता, जैसा कि व्यवहारवादी सोचते हैं। जर्मिनो का यह विश्वास था कि राजनीतिक सिद्धांत प्रत्यक्षवाद के साथ साथ नहीं पनप सकता, जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सरोकार नहीं रखता। राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत तथा व्यवहारवादी विचारधाराओं के बीच
खाई इतनी चौड़ी है कि इसे एक दूसरे से जोड़ने की कोई संभावना नहीं है। संक्षेप में, व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान तथ्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मूल्यों तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति उदासीनता का दावा करते हैं, जबकि परंपरागत राजनीतिक दर्शन का मुख्य ध्येय मूल्यों के आधार पर राजनीतिक स्थितियों का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना है। व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष का झंडा खड़ा करके राजनीतिक सिद्धांत के तात्विक कृति से अपना नाता तोड़ लिया है। अतः राजनीतिक सिद्धांत को पुनर्जीवित करने के लिए उस तात्विक कृति का पुनरुत्थान जरूरी है। जर्मिनो ने यह तर्क दिया कि राजनीतिक शास्त्र समुचित राजनीतिक का आलोचनात्मक शास्त्र है। सच्चा राजनीतिक दार्शनिक वही है जो सुकरात की तरह सत्ताधारी के प्रति सत्य बोलने का बीड़ा उठाता हो। हार्बर्ट मार्क्यूजे ने एक और जोखिम की ओर संकेत जोखिम की तरफ संकेत दिया है, जो राजनीति और समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की मांग से पैदा होता है। मार्क्यूजे ने अपनी चर्चित पुस्तक वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मानव, जो 1964 में लिखी गई, के अंतर्गत कहा है कि जब सामाजिक विज्ञान की भाषा को प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करते हैं, तब वह यथास्थिति का समर्थक बन जाता है। और इस प्रवृत्ति के अंतर्गत वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा ऐसी संक्रियाओं और व्यवहारों के रूप में दी जाती है जिसका निरीक्षण और परिमापन किया जा सकता हो। इस तरह से वैज्ञानिक भाषा में आलोचनात्मक दृष्टि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उदाहरण के लिए, निर्वाचन व्यवहार का परीक्षण करते समय जब मतदान करने वालों की संख्या के आधार पर जन सहभागिता का अनुमान लगाया जाता है, तब प्रश्न यह उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है कि निर्वाचन की वर्तमान प्रक्रिया लोकतंत्र की भावना को कितना सार्थक करती है या नहीं। ऐसी अध्ययन प्रणाली अपना लेने पर सामाजिक विज्ञान सामाजिक अन्वेषण की साधन नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक नियंत्रण का साधन बन जाता है। और इस तरह से जो 1950 के दशक में जो एक विवाद उठा कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, उसके बाद विद्वानों ने कहा कि नहीं, इसका पतन नहीं बल्कि इसके पुनरुत्थान का जोड़ दिया गया। और बहुत सारे विद्वान जो थे जिन्होंने बोला कि इनका जो है फिर से पुनरुत्थान हो। लियो स्ट्रॉस, जिसमें एक महत्वपूर्ण विचारक थे, और उन्होंने बताया कि नहीं, इसका अंत नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक सिद्धांत में सिर्फ हम तथ्यों को लेकर नहीं चल सकते, तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी उसमें समाहित करने की जरूरत है। और इन दोनों के साथ ही हम राजनीतिक सिद्धांत को अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने देखा उसका कंक्लूजन क्या था। तो कुछ ही 1970 के दशक में और उसके बाद की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दर्शन के बीच यह विवाद जो है वो उग्र नहीं रहा, जहां डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के नाम पर सामाजिक मूल्यों के प्रति राजनीतिक विज्ञान के बढ़ते हुए सरोकार का संकेत दिया। वहीं राजनीतिक दर्शन के समर्थकों ने भी मान्यताओं को तथ्यों के ज्ञान के आधार पर परखने में संकोच नहीं किया। और इधर कार्ल पॉपर ने, जिनका जीवन काल 1902 से 1994 में वैज्ञानिक पद्धति का विस्तृत निरूपण करते हुए उपर्युक्त सामाजिक मूल्यों के बारे में निष्कर्ष निकालने से तनिक भी संकोच नहीं किया। और जॉन रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुभवमूलक पद्धति को अपनाने में अभिरुचि का परिचय दिया। सीबी मैफर्सन ने जोसेफ सुटीपर, सुंगपीटर और रॉबर्ट डहल ने अनुभवमूलक दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए लोकतंत्र का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। हर्बर्ट मार्क्यूजे और यूर्गेन्स हेबरमास ने समकालीन पूंजीवाद की आलोचना करते हुए अनुभवमूलक परीक्षण का गहन अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है।
अब यह स्वीकार किया जाता है कि राजनीतिक विज्ञान हमें सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अपने साधनों को परिष्कृत करने में सहायता देगा, परंतु साध्य की तलाश के लिए हमें राजनीतिक दर्शन की शरण में जाना होगा। साध्य और साधन परस्पर आश्रित हैं और इसलिए राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक जो विज्ञान परस्पर पूरक भूमिका निभाते हैं। मानव समाज के चिरंतन साध्य को सत्यम शिवम सुंदरम जैसी सामान्य शब्दावली में स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे अमूर्त लक्ष्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परंतु इन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रत्येक पीढ़ी को अपने समकालीन परिस्थितियों का गहन निरीक्षण एवं विश्लेषण करना होगा। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिक विकास की नई उपलब्धियों, जनसंपर्क के साधनों, नई क्रांतियों, व्यापार व्यवसाय के नए तौर तरीके, विशिष्ट वर्गों की नई रणनीति, जनसाधारण की बढ़ती हुई आकांक्षाओं के साथ साथ बढ़ती हुई आर्थिक और भावनात्मक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन के यथार्थ साध्यों और साधनों पर पुनर्विचार हो सकता है। पुराने तर्क और पुराने मार्गदर्शक सिद्धांत नई परिस्थितियों के संदर्भ में बार बार परखने होंगे। जब हम नए नए तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर अतीत से इतिहास की पुनर्व्याख्या में संकोच नहीं करते, तब वर्तमान और भविष्य के लिए नियम स्थायी रूप से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। अतः राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक दर्शन निरंतर अन्वेषण के विषय और इसकी उपायदेता कभी भी कम नहीं होती। इनमें से किसी का भी ह्रास हमें भारी क्षति पहुंचा सकता है, अतः यह हमारी असावधानी का परिणाम है। तो इस तरह से जो है बताया गया कि जो राजनीति सिद्धांत का जो है वो ह्रास जो है वो नहीं हुआ है, और राजनीति को सिर्फ हम वैज्ञानिक रूप में जो है वो उसका वैज्ञानिक रूप देकर हम नहीं उसको पढ़ सकते, क्योंकि राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत जो वैज्ञानिक जो उसका वैज्ञानिक और उसका दार्शनिक दर्शन दोनों को समाहित करके ही हम किसी सिद्धांत का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम मूल्यों को पूरी तरह से हटा दें तो फिर वो जो है वो खाली सिर्फ तथ्यों पर अगर हम ध्यान दें तो वो एक सिद्धांत नहीं हो सकता। क्योंकि आपने देखा कि जैसे कि व्यवहारवादी जो विचार आया, व्यवहारवादी क्रांति आई, उसके बाद डेविड ईस्टन ने उसमें सुधार करते हुए दोबारा जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति आई उसमें मूल्यों को उन्होंने फिर से वैल्यू दिया और उनको समझ में आए। तो मतलब जो समय का मांग है, जो डिमांड है, उसके अनुसार जो है हमें परिवर्तनशील होने के लिए और तैयार होना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं सिद्धांत या जो हम कह रहे हैं वही सही है। समय के अनुसार जो है उन दोनों सिद्धांत, चाहे वो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत हो या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, दोनों का जो है अपना अपना विशिष्ट स्थान है और समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। हाँ, ये सही है कि कुछ समय के लिए जो था राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत नई नई विचारधाराओं का कुछ समय के लिए उदय नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्धांतों का ह्रास है, वो मूल्यों के ह्रास के कारण हुआ या बहुत ज्यादा इसको वैज्ञानिकता जो बनाया गया राजनीति सिद्धांत को उसकी वजह से हुआ। वो समय और परिस्थिति की वजह से हुआ और फिर से नए विचारों का जो समकालीन राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक सिद्धांत में जो है वो समावेश हुआ है, और रोज जो है परिस्थिति के अनुसार नए नए जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन जो है वो हो रहा है। और मूल्य और विज्ञान दोनों ही जो है आज के युग में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों में से किसी को हटाकर जो है सिर्फ एक हम थॉट लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने थॉट को बदलना पड़ता है, और जो जरूरत है, डिमांड है समय की, उसके अनुसार हमें अपने सिद्धांतों में, अपने विचारों में जो है परिवर्तनशीलता जो है वो लाने की आवश्यकता है। और इस तरह से जो हम देखें तो ये जो विवाद था जो शुरू हुआ वो जो है वो समाप्त हो गया, और फिर से जो है नए नए सिद्धांतों का जो है विकास होने लगा। विद्वानों में जो मतभेद था उसको कम किया गया, और फिर से विज्ञान के साथ राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों को भी प्रधानता दी गई और मूल्यों का भी स्थान दिया गया है। तो ये था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो हम लोग के टॉपिक में था। उसको हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का जो कारण था या पतन से संबंधित जो बात है उसका मतलब क्या है।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए क्लास के साथ हम फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।